हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो 5th चैप्टर है दैट इज फोर्स। तो चैप्टर का नाम क्लियर है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो फोर्सेस के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे पूरे चैप्टर को वन वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे होगा पूरा फुल शॉट इन वन शॉट, मतलब पूरे चैप्टर्स को हम लोग हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। पूरा फुल शॉट मिलेगा वन शॉट के फॉर्म में। तो इस वन शॉट में पूरे चैप्टर्स को हम लोग फुल्ली कंप्लीट करेंगे, किसी भी पॉइंट्स को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और इसको कंप्लीट देखिए, हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरे डायग्राम के साथ एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर्स दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सिंपली फोर्स होता क्या है। तो सिंपली अगर फोर्स का डिफिनेशन दे तो फोर्स का मतलब होता है पुलिंग और पुशिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं या उसको लिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे है, इसको हम क्या किए, पुल किए, या इसको रखेंगे तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश या पुल कर रहे हैं या उसको लिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स का मतलब हो गया सिंपली पुशिंग और पुलिंग, या आप लिफ्टिंग भी बोल सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश कीजिए, पुल कीजिए या उसको लिफ्ट कीजिए, दैट मीन्स आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स का सिंपल डिफिनेशन हो गया पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को पुल कीजिए, पुश कीजिए, दैट मीन्स आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स का एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, फोर्स को आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं, फोर्स को आप देख नहीं सकते हैं, बट उसका जो इफेक्ट होता है उसको आप देख सकते हैं। जैसे इसको हम फेंकेंगे तो इस पे हम क्या किए, फोर्स अप्लाई किए, तो ये कहां पे जाएगा आप देख सकते हैं। मतलब फोर्स को आप नहीं देख सकते हैं, बट उसका जो इफेक्ट है उसको आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ए फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व और सीन। अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या इफेक्ट एक फोर्स दिखाता है, कौन कौन सा इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं फोर्स का। तो देखिए, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको चेंज कर सकता है। अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट का जो शेप होगा उसको वह चेंज कर सकता है ना, उसके शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तीसरा याद रखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या उसके शेप को चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फुटबॉल कोई रेस्ट में है उसको आप किक करते हैं, दैट मीन्स आप उसका मोशन कर दिए, मतलब रेस्ट है मोशन में ला दिए, मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया। स्टेट याद रखिएगा, केमिस्ट्री में स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होता है, फिजिक्स में स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब या तो रेस्ट या तो मोशन। ऑब्जेक्ट दो ही स्टेट में होगा, या तो मोशन में होगा या तो रेस्ट में होगा। अगर आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं बाईसाइकिल में ना या किसी भी व्हीकल्स में, तो उसका स्पीड स्लो हो जाता है या कुछ समय बाद उसको आप रोक लेते हैं, मतलब उसके मोशन को स्टॉप कर दिए, उसको आप रेस्ट में ला दिए। चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। जो स्टीयरिंग होता है ना बाइक का या किसी भी व्हीकल्स का, उसको इधर उधर टर्न करके हम लोग स्टीयरिंग से चेंज कर लेते हैं क्या, डायरेक्शन। चेंज शेप, बैलून को आप प्रेस कीजिए या किसी स्पॉन्ज को आप प्रेस कीजिएगा, दैट मीन्स आप उसके शेप को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग फोर्स अप्लाई करके ये सारा काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट, फोर्स एज एन इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है, देखिए फोर्स जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेगा तभी फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स के एक्ट होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना एकदम नेसेसरी है। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है, एयर भी नहीं रहा है, ऐसे ऐसे हाथ करेंगे तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बट अब फोर्स अप्लाई होगा। इसको फेंकेंगे तो फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स एक्ट तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। जैसे टेबल पर हम हैंड मारेंगे, उसको पुश करेंगे तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया, एक हैंड और एक टेबल।
बैट से बॉल को मारेंगे तो दो ऑब्जेक्ट आ गया, एक बॉल और एक बैट, और ये हिट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ। सो एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू एक्ट। फोर्स तभी एक्ट होगा जब मिनिमम दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, बिना इंटरेक्शन का फोर्स एक्ट नहीं हो सकता है। तो कम से कम कितना ऑब्जेक्ट होना चाहिए? टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए मिनिमम। अगला पॉइंट है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे ना। साइंटिस्ट का नाम है सर आइजैक न्यूटन, इनके ओनर में ये यूनिट नाम दिया गया है। उसके बाद याद रखेंगे 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है। तो 1 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है ना, 1 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है और उसके स्पीड को अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ा देते हैं, मतलब उसमें एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ला दिए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे फोर्स। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये 9th क्लास में आप पढ़ेगा, डोंट वरी। तो ये हल्का सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो खूब ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर जो है बहुत ही कंसेप्चुअल है और इसमें काफी टॉपिक्स हैं और एक एक टॉपिक्स बहुत ही समझने वाला है, कंसेप्चुअल है, इसीलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएगा इस चैप्टर में, नहीं तो इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हुआ तो फिर ये चैप्टर जो है आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस, बैलेंस मतलब जिस तरह है उसी तरह रहे, अनबैलेंस मतलब जिस तरह था उस तरह नहीं रहे। क्लियर है? तो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर से भी मान लीजिए 10 न्यूटन दिए, इधर से भी 10 न्यूटन दिए, मान लीजिए ऊपर से भी इसको 5 न्यूटन दिए और नीचे से भी 5 न्यूटन दिए। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सभी तरह से फोर्स सेम लग रहा है तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ये रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में था तो मोशन में रहेगा, क्योंकि इस पे जितना भी फोर्स हम अप्लाई किए हैं सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सब एक दूसरे का अपोजिट है। ये डाउन लगा तो ये अप लगा, ये लेफ्ट लगा तो ये राइट लगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, दैट मीन्स उस पे ओवरऑल नेट फोर्स 0 हो गया, तो हम बोलेंगे वह ऑब्जेक्ट जो है आपका, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा है वो कौन सा फोर्स लगा? बैलेंस फोर्स लगा है। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वह मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ध्यान रहे। क्लियर है? बट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बैलेंस फोर्स नहीं लगा, अनइक्वल फोर्स लगा दिए, इधर से मान लीजिए 10 न्यूटन लगा और इधर से इस पे, ठीक है, 5 न्यूटन लगा, तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स क्या है? कम है, तो इधर पुश हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में अगर होगा मोशन में आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जैसे पहले था वैसे नहीं रहेगा, अगर मोशन में है तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अनइक्वल फोर्स लगा है, इधर से 5 इधर से 10, ओवरऑल इसमें फोर्स कितना लगा? 5 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा, 5 तो कैंसिल हो गया और 5 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा। इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाएगा, या मोशन में, ठीक है, आ जाएगा। तो इस फोर्स को, इस पे जो फोर्स लगा है वो आप अनइक्वल फोर्स लगा है, जिसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो पूरा फोर्स लगा है एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है, ठीक है, अनबैलेंस रह जाता है, तो उसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो वह ऑब्जेक्ट जो होगा अगर रेस्ट में होगा तो मोशन में आ जाएगा, पहले से अगर मोशन में है तो उसका स्पीड और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दिए, जा रहा है इसे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगा देंगे तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, मतलब स्पीड चेंज हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट पे अगर बैलेंस फोर्स लगेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो वह रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। अगर पहले से मोशन में है तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, या तो घट सकता है या बढ़ सकता है, डिपेंड करेगा फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगाएं। तो बैलेंस फोर्स क्या है? व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है
और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इधर से भी 10 इधर से भी 10 अपोजिट डायरेक्शन है, 5 5 अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब इक्वल फोर्स किसी पे लगेगा, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो सभी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और टोटल फोर्स जो होता है उस ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स जो होता है 0 हो जाता है। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे एक टेबल पे आप क्या कीजिए, कोई बुक को या किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा ही रहेगा। रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, क्योंकि इसमें इक्वल फोर्स लग रहा है। नीचे लग रहा है वेट और टेबल से ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल फोर्स। उतना ध्यान नहीं देना है, इसमें दोनों फोर्स क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है और यह रेस्ट में रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर से भी 5 न्यूटन इधर से भी 5 न्यूटन, मतलब ये बैलेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया? बैलेंस फोर्स हो गया। इसमें कोई आपका स्टेट नहीं चेंज होगा। रेस्ट में होगा तो रेस्ट में, मोशन में होगा तो मोशन में। अगला हम आपको बता दिए अनबैलेंस फोर्स। When two or more forces acting on an object are not equal in magnitude and not opposite in direction, they do not cancel each other. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनइक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो सभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया, दैट मीन्स टोटल फोर्स जो था, नेट फोर्स जो था वो 0 नहीं हुआ, तो वह ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर जो फोर्स लगा है वो अनबैलेंस फोर्स होगा। और अनबैलेंस फोर्स जब भी लगेगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा जैसा था वैसा नहीं रहेगा। रेस्ट में था तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में अगर पहले से था तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, सच फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है? इसमें नोट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका चेंज इन मोशन मतलब मोशन में आ जाएगा। रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट भी आ सकता है। मोशन में है, फोर्स लगा के हम क्या किए? स्टॉप कर दिए, या रेस्ट में था फोर्स लगाए और उसको मोशन में ला दिए, या मोशन में था और उसको फोर्स लगा के उसी डायरेक्शन में उसको क्या किए? आगे बढ़ा दिए, मतलब उसके स्पीड को बढ़ा दिए। ठीक है, तो फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर होता है, फुटबॉल ऑलरेडी मोशन में है और उसको और मार के क्या करता है? उसके स्पीड को क्या करता है? बढ़ा देता है। और गोली क्या करता है? जब उसका समय आता है बॉल को रखता है, रेस्ट में रहता है, उसको किक मारता है और उसको मोशन दे देता है। तो फुटबॉल में आप देखिएगा रेस्ट में था, मोशन में ला दिया, मोशन में है और प्लेयर उसको मार मार के उसके स्पीड को, डायरेक्शन को क्या किया? चेंज कर दिया। तो हम लोग क्लियर समझ गए, बैलेंस फोर्स जो होगा आपका उसमें इक्वल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि अनबैलेंस फोर्स का मतलब हो गया किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा अनइक्वल लगेगा और डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब टोटल जो सम होगा अनबैलेंस फोर्स का वो 0 नहीं होगा। जबकि बैलेंसिंग वाला फोर्स में टोटल सम अगर जोड़ेंगे, नेट फोर्स जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। बैलेंस फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वह ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में था तो मोशन में रहेगा। अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो रेस्ट में था तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, अगर मोशन में है तो उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कितना डिफरेंट टाइप्स का फोर्स होता है। तो 2 तरह का मेन कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सिंपल मतलब है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट मतलब टच। तो जब फोर्स टच करके लगेगा तो फोर्स को कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। जब फोर्स बिना टच किए हुए फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। बोलेगा ये कौन नया टर्म आ गया, बहुत डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मसल से लगाएंगे ना, कोई काम करेंगे तो मसल से ही तो काम करते हैं, किसी चीज को उठाना हो तो मसल्स का ही यूज करते हैं। तो मस्कुलर फोर्स जो होता है ये बिना कॉन्टेक्ट का हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए इसको हमको यहाँ पे है, कहां पर रखे इसको, हाँ, ये अगर यहाँ पे रखा रहता, ठीक है, तो बिना टच किए हुए क्या इसको हम दूसरे जगह रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किए? मसल्स का यूज किए, मसल्स। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स हो या फ्रिक्शन फोर्स हो, याद रखेगा ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये बिना कॉन्टेक्ट के पॉसिबल है ही नहीं।
बट कुछ फोर्स ऐसा होता है जब बिना कांटेक्ट किए, बिना ऑब्जेक्ट को टच किए फोर्स अप्लाई कर देता है। जैसे दो मैग्नेट के ले लीजिए, दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है बिना टच किए हुए। दो चार्ज को ले लीजिए, उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है बिना टच किए हुए। ग्रेविटेशनल फोर्स को ले लीजिए, इसको छोड़ेंगे पक्का नीचे जाएगा, क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ और इसके बीच में कोई भी टच नहीं है। तो जब टच नहीं हो, कांटेक्ट नहीं हो और फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब कांटेक्ट भी नहीं है और टच भी नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। और टच होकर अगर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। Forces that act only when there is a physical contact between objects are called contact force। ठीक है, जब फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा, ठीक है, तो वैसे फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अब कांटेक्ट फोर्स डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है जब मसल्स का डायरेक्ट यूज नहीं किए, अब इस पे लिखना है तो इसमें हम क्या किए, फोर्स अप्लाई किए, तो एक काम ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज किए हैंड का। दूसरा जो है मसल्स का डायरेक्ट यूज नहीं किए, इसके द्वारा हम लिखे। तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं कांटेक्ट वाला, हाथ से लिखे तो डायरेक्ट हो गया, और इससे या किसी लकड़ी से लिखते तो इनडायरेक्ट हो गया। तो कांटेक्ट फोर्स जो अप्लाई होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है यूजिंग हैंड्स, बॉडी, इसका भी तो यूज करते हैं किसी चीज को उठाने के लिए। इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे स्टिक के द्वारा, रोप के द्वारा या टूल्स के द्वारा हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ड्रिल करना है तो मसल्स का ही यूज कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट वे में, मशीन भी है। समझ गए? तो मस्कुलर फोर्स हो गया फ्रिक्शन, ये आपका कांटेक्ट वाला फोर्स हो जाएगा। जबकि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब जो फोर्स होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, उसको आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो पहला हो गया आपका मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है, तब जब हम मसल से, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने मसल से जब फोर्स अप्लाई करता है तो उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। मस्कुलर फोर्स का यूज करते ही हम लोग सारा काम करते हैं। बिना मस्कुलर फोर्स का यूज किए कोई काम नहीं कर सकते। खाना हो तब, किसी को मारना हो तब, पीटना हो तब, झगड़ा करना हो तब, कपड़ा पहनना हो तब, कोई भी काम करना हो मसल्स का यूज करते हैं। हम हो तब या अदर एनिमल हो तब, ठीक है, दौड़ना हो, बैठना हो, चलना हो, डूबना हो, स्विमिंग करना हो, वॉकिंग करना हो, ठीक है, बच्चा को चलना हो, चिड़िया को उड़ना हो, इस सब में मस्कुलर फोर्स का हम लोग यूज करते हैं। या ठीक है, हॉर्स को दौड़ाना हो ना, जो बैल होता है ऑक्सीजन, उसका यूज करते हैं, कैमल्स का यूज करते हैं, किसी सामान को ढोते हैं तो हम वहां पे उस जानवर का, उस एनिमल का मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी चुपचाप मस्कुलर फोर्स काम करता है, जैसे च्यूइंग का काम हो गया, स्वेलिंग का काम हो गया, हमारे स्टोमक में जो भी डाइजेशन होता है वहां पे भी मस्कुलर फोर्स काम करता है। तो मस्कुलर फोर्स समझ गया, मस्कुलर फोर्स से ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना कोई भी काम करता है, ठीक है, डायरेक्ट करे तो या इनडायरेक्ट कर ले तो। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? तो देखिए फ्रिक्शन जो है, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल चीज है। कुछ एग्जांपल देखिए, एक बॉल को जैसे ही आप थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो एक समय आएगा ये बॉल जो होगा रुक जाएगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में है तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगता है। रेस्ट में है, मोशन में भी लाना होगा तो कोई ना कोई फोर्स उसको देना होगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आके रुक गया तो इसको रोका कौन? इसका मतलब इसको रोकने के लिए कोई ना कोई इधर से फोर्स लगा होगा, क्योंकि ये चल रहा था, थोड़ा देर बाद, कुछ समय बाद ये रुक जाता है। दैट मीन्स इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इधर से मोशन है तो उधर से कोई फोर्स लगेगा तभी नहीं ये रुकेगा। बाईसाइकिल स्लो हो जाता है, रुक जाता है जब पेडलिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है। रफ रोड जो होता है उसमें बाईसाइकिल चलाना टफ हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है या मोशन में आने की कोशिश करता है तो एक फोर्स होता है जो बहुत छुपा रहता है और वो हमेशा मोशन का अपोज करता है। मतलब आप मोशन में आना चाहिएगा या आप अगर मोशन में हैं तो यह हमेशा आपका अपोज करेगा, आपको आगे बढ़ने से रोकता है।
इसी फोर्स को, यही जो छुपा फोर्स है, जो छुपके से काम कर रहा है, इसी छुपा फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। और छुप के काम करता है ना, चुपचाप काम करता है, बताता नहीं है, तो वैसे फोर्स को क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन बोलेंगे। तो ये फोर्स जो होता है विजिबल आपको नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मोशन आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाता है। तो ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर इस डायरेक्शन में रोल करेगा तो फ्रिक्शन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखिएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ऑलवेज मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, मोशन अप है तो फ्रिक्शन डाउन लगेगा। क्लियर है? तो डिफिनेशन क्लियर, याद रखिएगा। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्लेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर ए अनदर सरफेस। किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करता है या मूव करता है तो एक फोर्स इसको अपोज करता है, उस फोर्स को फ्रिक्शन बोलेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा हमेशा मोशन का अपोज करेगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट होगा? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। बट इसको जैसे ही पुश करके मोशन में लाने की कोशिश करेंगे या मोशन में ला देंगे तब फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब काम करेगा? व्हेन वी ट्राई टू मूव, ठीक है, व्हेन वी ट्राई टू मूव और इन मोशन, मोशन में है तब, या उसको मूव करने की कोशिश करेंगे, मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, तब जाके फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। बहुत होशियार फोर्स, ठीक है। जब इस पे फोर्स लगेगा, इसको पुश कीजिएगा तब फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ऑलवेज ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके ऑपोजिट में काम करेगा, ठीक है। तो मोशन में हो तब, या मोशन में आने की कोशिश करेगा तब। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करता दो सरफेस के बीच में। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये वाला एक सरफेस हो गया और एक ये वाला सरफेस हो गया, ये दोनों के बीच में कौन फोर्स काम कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए दो सरफेस का होना जरूरी है, दोनों मोशन में हो तब, या एक मोशन में हो और एक रेस्ट में हो। जैसे टेबल पे या सरफेस पे हम लोग बॉल को फेंकते हैं तो बॉल तो मोशन में है और सरफेस क्या है? फिक्स है। लेकिन मशीन में आप देखिएगा, मशीन में क्या होता है? बहुत सारे पार्ट्स जो होता है दोनों चलता है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या करता है? रगड़ाता है, रब होता है। तो वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स, और एक फिक्स हो और दूसरा चले, वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो दोनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब, या एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो और दूसरा रेस्ट में हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के जो सरफेस है, दो ऑब्जेक्ट के, उसके बीच में जो फोर्स लगा उस फोर्स को क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमेशा जो मोशन होगा उसका अपोज करेगा। अब मान लीजिए दो चीज है, ये दोनों मूव कर रहा है, ये आगे मूव कर रहा है और ये पीछे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें क्या होगा? तो ओवरऑल देखेंगे इसका मोशन किधर हो रहा है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू सरफेस दैट अपोजिट मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस के बीच में काम करता है जो मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो यह एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया जिसके लिए सरफेस का होना जरूरी है और दोनों सरफेस टच करेगा था। अब मान लीजिए ये सरफेस हो गया और ऐसे मोशन जा रहा है, इसमें कोई टच नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स का कारण क्या है? ये जादू कहां से आ गया? ये फोर्स क्यों आ गया? तो समझिए, अगर दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी, दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा जब यह मोशन में आएगा या मोशन में आने की कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करेगा। क्यों होता है? अब दोनों ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा ना, हम लोगों को बहुत सारा ऑब्जेक्ट लगता है पूरा प्लेन है, स्मूथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होता है, कुछ ना कुछ उसमें छोटा छोटा गड्ढा आपको दिखेगा। अब ए और बी, ए में भी गड्ढा है और बी में भी गड्ढा है, जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा
और दोनों का गड्ढा जो है एक दूसरे में मिल जाता है। अब एक दूसरे में मिल जाएगा तो यह जो है इसको जाने से रोकेगा और यह जो है इसको जाने से रोकेगा। अगर इसको पुश कीजिएगा तो यह जाने नहीं देगा, इसको पुश कीजिएगा तो यह जाने नहीं देगा। तो ये अगर इधर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, ये अगर इधर जाएगा या ये इधर गया तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। मतलब जो भी मोशन होगा ऑब्जेक्ट का हमेशा उसका अपोजिट में लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज होता है, स्मूथ सरफेस नहीं होता है, जिसके बीच में दोनों का जो गड्ढा है, इरेगुलरिटीज है, दोनों एक दूसरे में फंस जाता है। फंसने की वजह से उसको मोशन करने में दिक्कत होता है। तो क्लियर हो गया, फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन सरफेस इन कॉन्टेक्ट। इवन स्मूथ लुकिंग सरफेस हैव टीनी माइक्रो। आपको तो लगेगा स्मूथ है, बट उसमें बहुत सारा छोटा छोटा टीनी क्या है, उसमें आपका गड्ढा है जो एक दूसरे में फंस जाता है और दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं। याद रखिएगा, जो मोशन का हमेशा अपोज करेगा। अब जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, देखिए प्लेन सरफेस होगा तो उसके बीच में जो इंटरलॉकिंग होगा गड्ढों का कम होगा, लेकिन अगर स्मूथ कम है, रफ ज्यादा है, तो उनके बीच में जो स्मूथनेस मतलब कम था और रफ ज्यादा था तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो जितना सरफेस रफ होगा उन दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग जो होगा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। तो प्लेन सरफेस होगा तो कम फ्रिक्शन लगेगा मूव कराने में, जबकि अगर रफ सरफेस होगा तो उस पर ऑब्जेक्ट को मूव कराने में अधिक से अधिक आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे बढ़ जाएगा। तो क्लियर पॉइंट याद रखिएगा, रफ सरफेस होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन, जैसे सैंड हो गया, वुड हो गया, क्लॉथ हो गया। स्मूथ सरफेस होगा तो कम फ्रिक्शन अप्लाई होगा। टाइल्स हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल पे अगर किसी चीज को या ग्रीस लगा लेते हैं, हाँ हाथ में हम लोग जब क्रीम लगा लेते हैं तो कितना सॉफ्ट हो जाता है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। तो ये अभी हम लोग फ्रिक्शन जनरली बात किए हैं, क्या फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होता है? अगर किसी कागज को, मान लीजिए यह कागज है, मान क्या लीजिए कागज ही है, ठीक है, तो यह कागज को अगर ऊपर से नीचे अगर गिराते हैं, देखिए ध्यान से, तो यह जो कागज है, पेपर है, वो सीधा नहीं गिरा, आराम आराम से गिरा, क्योंकि यह एयर के टच में आ रहा है। जैसे ही नीचे आएगा तो एयर इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, क्योंकि एयर के साथ इसका क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। उसी तरह पैराशूट लेके जब हम लोग ऊपर से नीचे छलांग लगाते हैं, तो अगर एयर नहीं रहता तो पैराशूट से हम लोग बच पाते, मर जाते हैं। लेकिन जैसे ही पैराशूट लेके नीचे आते हैं तो एयर का प्रेशर उस पर पड़ता है, एयर का फ्रिक्शन पड़ता है, जिसकी वजह से उसका स्पीड धीरे 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 क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर एयर या लिक्विड अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगा रहा है तो उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। याद रखिए, क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो एयर और लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो एयर या लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फ्रिक्शन लगा रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा, तो फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब एयर या लिक्विड का फ्रिक्शन है। तो पानी में कोई ऑब्जेक्ट होता, वो जब मूव करेगा ना, पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो पानी उस पर क्या करेगा, फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, क्योंकि पानी और उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, दो सरफेस आ गया, तो वहां पे भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग साइकिल से मूव करते हैं तो एयर अगर हम लोग के तरफ है तो आगे बढ़ जाते हैं, साइकिलिंग करना कितना आसान हो जाता है। बट साइकिलिंग इस डायरेक्शन में कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन से हवा आ रहा है, विंड आ रहा है, तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। एयर और मेरे बीच में क्या हो रहा है, एयर और मेरे और साइकिल के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो गया। फ्रिक्शन अपोज करेगा मोशन। तो एयर रेसिस्टेंस बोलेंगे, याद रखिए, एयर फ्रिक्शन जो होता है एयर रेसिस्टेंस बोलेंगे। एयर रेसिस्टेंस हो गया, वाटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे शिप हो गया, बोट हो गया, सबमरीन हो गया ना, सबमरीन पानी के अंदर आता है, बोट तो पानी के ऊपर आता है, शिप भी पानी के ऊपर आता है। तो ये सब जब मूव करेगा तो आसानी से मूव नहीं करेगा, क्योंकि एयर या वाटर से उसको क्या करना है, रेसिस्ट करना है, उसके साथ उसका फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए
जो भी आप नाव देखते हैं, नाव को ऐसे बनाया जाता है, नाव ऐसे नहीं मिलेगा, पता चला नाव आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो बोट जो होता है उसका स्पेशल शेप दिया जाता है, कुछ इस शेप का होता है, मतलब यहाँ पे देखिएगा आप ऐसा शेप रहेगा। उसी तरह एरोप्लेन जो होगा एयर में जब चलेगा तो एयर के साथ उसका फ्रिक्शन होगा, तो उसका स्पीड नहीं बढ़ पाएगा, तो उसके लिए भी जो एरोप्लेन होता है उसका शेप ऐसे होता है ना। मछली का जो शेप होता है, जितना भी फिश आप देखिएगा इसी शेप का होगा। तो पानी में एयर में जो भी मूव करता है जनरली आप देखिएगा उसका शेप जो होगा इस तरह का शेप होगा, और इस शेप को हम लोग स्ट्रीम लाइंड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइंड। ठीक है, तो एरोप्लेन हो, बोट्स हो, बुलेट ट्रेन हो, या फिश हो, या कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स हो, जब पानी में मूव करेगा तो उसके साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, या एयर में मूव कर रहा है जैसे बर्ड्स हो गया, एरोप्लेन हो गया, तो उसके साथ जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग एयर फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, फ्लूइड में होगा, ठीक है, वाटर में होगा तो क्या बोलेंगे? लिक्विड फ्रिक्शन। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है वो हम लोग जान लिए। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में एक याद रखना है आपको मस्कुलर फोर्स, और दूसरा याद रखना है आपको फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जानेंगे। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को बिना कॉन्टैक्ट किए हुए, बिना टच किए हुए उससे फोर्स अप्लाई कर देता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे दो मैग्नेट को ले लीजिए, दो मैग्नेट जो होता है एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा बिना टच किए हुए। दूर से ही वह एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो यह जो फोर्स आपका है ये दोनों मैग्नेट के बीच में, मान लीजिए यह ए है और यह बी है, बिना कॉन्टैक्ट के इस पे फोर्स लगा, रिपल्सिव लगे या अट्रैक्टिव लगे, तो इस फोर्स को बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसी तरह दो चार्ज ले लीजिए, एक प्लस और एक माइनस, या एक प्लस और प्लस, या माइनस माइनस, दो चार्ज अगर आप लीजिएगा तो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब दोनों जो है एक दूसरे में टच नहीं हुआ, दूर से ही एक दूसरे को अटैक कर रहा है या एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो ये जो फोर्स आप देख रहे हैं वो कौन सा फोर्स हो गया? आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो पहला आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, एग्जांपल पहले याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों फोर्स जो है वो आपका क्या हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो दो मैग्नेट के बीच में, ठीक है, दो मैग्नेट के बीच में, या एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो मैग्नेट और किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका क्या हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो मैग्नेट मैग्नेट के बीच में लगे तब, या मैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में फोर्स लगे तब, वो आपका एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। मैग्नेट लीजिए, आयरन सामने रखिए, उसको अट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो यह जो फोर्स है बिना कॉन्टैक्ट के है। और मैग्नेट के बारे में बेसिक चीज ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, दो पोल होता है, ठीक है, एक एस और एन। एन एन होगा, एन एन रखेंगे तो रिपल्सन होगा, एस एस रखेंगे रिपल्सन होगा, और अपोजिट पोल जो होगा वो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये सिंपल पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो लाइक पोल रिपेल और अनलाइक पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका यूज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। कंपास नीडल में होता है ना, जो क्रेन होता है, मैग्नेटिक क्रेन, जो आयरन एस्केप को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वहां पे भी मैग्नेट का यूज हम लोग करते हैं। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब याद रखिएगा चार्ज। जब दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में, तो कोई चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को या दूसरे सिंपल बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो वैसे फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट। जब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे या दूसरे अनचार्ज बॉडी पे बिना उसको कांटेक्ट किए फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज होना चाहिए, दूसरा चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे डायग्राम से समझिए। सेम चार्ज, चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव से डरना नहीं है। ये नहीं जे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे +2 -2,
कौन बड़ा है, तो मैथ नहीं अप्लाई करना, दोनों सेम चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज का नेचर दो होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये नहीं ये मैथ का दिमाग लगा दिए, -2 क्या होगा छोटा और +2 बड़ा होगा, दोनों इक्वल चार्ज है, ठीक है। तो माइनस माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। बट दो ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो ना ही अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपल करेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना ही नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, कुछ भी नहीं होगा भैया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सर्दी गर्मी इसको नहीं होगा, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, कोई एक तो चार्ज होना चाहिए, समझ गए। ये पॉइंट ध्यान रखिए। अब कैसे हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, कंघी कीजिए, कंघी करने के बाद पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग रख देते थे बचपन में, याद है, और उसको जैसे ही टच हम लोग करते थे, अब आप लोग का तो बचपन अभी है ना, तो जैसे ही उसको टच करेंगे तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब टच भी नहीं करेंगे, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा। और दो कंघी लीजिए ना, और दोनों को ऐसे ऐसे कंघी कर लीजिए, और दोनों को लाइएगा कंघी, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में, खास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब में नहीं होगा, तो किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर रब करते हैं तो चार्ज आ जाता है। कैसे चार्ज आ जाता है, मान लीजिए कंघी है, कंघी क्या है, लाइए देते हैं, कंघी मेरे पास है, चलिए ये कंघी हो गया, ऐसे करके आप दिखाएंगे नहीं, आप कीजिएगा ऐसे, खूब बाल को ऐसे झाड़ लिए। अब इस कंघी से जैसे ही पेपर के पास ले जाएंगे, छोटा छोटा पेपर होना चाहिए, तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा। अब दो कंघी ले लिए, अब ये क्यों अट्रैक्ट किया, अब कंघी की है ना, तो इसका कुछ चार्ज मेरे बाल में आ गया, किसमें आ गया, बाल में आ गया, हेयर में आ गया। अब चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना या जाना, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका माइनस चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर किया वो हो जाएगा निगेटिव, और जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उसका चार्ज हो जाता है पॉजिटिव। तो जैसे ही झाड़ेंगे, ठीक है, तो ये अलग चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और ये अलग चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही पेपर में टच करेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कंघी और पेपर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का चार्ज अपोजिट हो गया। लेकिन दोनों कंघी लेंगे तो दोनों का चार्ज तो सेम हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसी तरह ग्लास ले लीजिए और आप क्या कीजिए, बैलून को रब कर दीजिए, एक दूसरे बैलून को रब कर दीजिए, तो इस ग्लास के द्वारा दोनों चार्ज हो गया। अब दोनों बैलून को लाइएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज आ गया। बट वही एक बैलून को दूसरे से रब कीजिए और दूसरे का बैलून को मत रब कीजिए, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हैं तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरा में निगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण वह दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यह जो चार्ज होता है उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, क्योंकि यह चार्ज मूव नहीं करता है। चार्ज भी दो तरह का, पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे प्लास्टिक स्केल से आप रब कर दीजिए पॉलीथीन को, पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन में आप प्लास्टिक का जो स्केल होता है जो हम लोग यूज करते हैं उसको रब कर दीजिए। रब करने के बाद जैसे ही पेपर का टुकड़ा आप उठाइएगा, उसके नजदीक ले जाइएगा, ये उठना स्टार्ट होगा, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह कंघी वाला भी कर सकते हैं, सेम टू सेम होगा। तो ये आपका और ये आपका दोनों में अपोजिट चार्ज है, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा तो ये प्लस, तभी तो अट्रैक्शन हो रहा है। अब क्या कीजिए, बैलून रब विथ वूल, बैलून को वूल से रब कर दीजिए। तो एक बैलून को रब कर दिए, दूसरा बैलून को भी रब कर दीजिए, तो दोनों में सेम चार्ज आ जाएगा। इसमें प्लस होगा तो इसमें भी क्या होगा, प्लस, इसमें माइनस तो इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो अलग अलग बैलून को वूल से आप रब कर दीजिए तो दोनों बैलून में सेम चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, दूर भाग रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। वही चार्ज जो बैलून आप किए हैं वूल से, तो वूल और जो चार्ज बैलून है उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, क्योंकि वूल में अलग चार्ज आ जाएगा और जो बैलून है उसमें अलग चार्ज आ जाएगा। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट को रब कीजिएगा तो एक में प्लस चार्ज आएगा तो एक में माइनस चार्ज आएगा। बारिश के दिनों में जो लाइटनिंग हम लोग देखते हैं वो क्या है आपका, वो भी यही एग्जांपल है चार्ज का। मशीन में जब हम लोग कपड़ा को ड्राई करते हैं तो वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं ड्यू टू चार्ज, क्योंकि वो चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के कारण एक दूसरे से क्या होता है, स्टिक कर जाता है, चिपक जाते हैं। अब अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल ध्यान रखना है,
यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा होता बड़ा होता, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कोई भी प्लैनेट्स हो जाए, कोई भी स्टार्स हो, या कोई भी हेवनली बॉडीज हो, या अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, कौन फोर्स बोलते हैं, इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स था रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो भी आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। तो पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है, बड़ा हो या छोटा हो, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो छोटा होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अर्थ के रिगार्डिंग। तो अर्थ जो है, अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है ना, सब क्या है, अर्थ के रेस्पेक्ट में तो छोटा ही है। तो अर्थ जो होगा उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट वो ऑब्जेक्ट भी कर रहा है बट वो आपको नहीं दिखेगा। अर्थ बड़ा है तो आपको दिख जाएगा। तो अर्थ जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अर्थ के केस में हम लोग उसको बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे ग्रेविटी। तो दो ऑब्जेक्ट जो होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। हर एक जगह ये लगता है, ठीक है, ये हर एक जगह लगेगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये वीक हो जाता है, ठीक है। बट अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी। द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, वह फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी, अर्थ के केस में। बाकी केस में क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे इसको छोड़ेंगे तो अर्थ अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, जो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बिना कॉन्टेक्ट के ही अप्लाई हो रहा है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। एक बॉल को ऊपर फेंकिए या ऐसे छोड़ दीजिए, वो नीचे ही तरफ जाएगा, आसमान की तरफ नहीं जाएगा, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर इसको ऊपर फेंकेंगे तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज करेगा, एक पॉइंट आएगा, जीरो हो जाएगा। और ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो स्पीड इंक्रीज करेगा। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर आप भेज रहे हैं तो उसका स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक है, और नीचे की तरफ भेज रहे हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ध्यान रखिएगा। रेनफॉल हो गया, रेनफॉल जो है अर्थ पे आता है ड्यू टू ग्रेविटी। प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो भी हेवनली बॉडीज है, पूरे यूनिवर्स में जो भी बॉडीज है जो मूव कर रहा है या जहां पे भी है, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। जो पावरफुल है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो छोटा है वो अट्रैक्ट तो करेगा बट वो विजिबल आपको नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, लास्ट पॉइंट, वेट एंड मेजरमेंट। वेट क्या होता है और उसको कैसे मेजर करते हैं। दो चीज याद रखिएगा, एक होता है वेट, एक होता है मास। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब इस ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल है ना, इसमें मैटर होगा ना भाई, तो इसमें इसके अंदर कितना मैटर है, कितना मटेरियल है, उसको हम लोग बोलते हैं मास। और अर्थ इस पे कितना फोर्स लगाया, अर्थ इसको कितना फोर्स से खींच रहा है, उसको बोलते हैं वेट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वेट का बात करते हैं, दैट मीन्स हम फोर्स का बात कर रहे हैं, जो अर्थ उसको खींच रहा है। तो अर्थ जितना फोर्स लगाता है, मतलब जितना ग्रेविटी फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको वेट बोलते हैं। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल है, उसको हम लोग मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास। तो मास जो हो गया मटेरियल हो गया, तो मटेरियल कभी चेंज नहीं होगा। इसको मून पे ले जाइए, अर्थ के किसी कोना में ले जाइए, मून पे ले जाइए, किसी अदर प्लैनेट पे ले जाइए, इसका जो मटेरियल है वो सेम टू सेम रहेगा। बट फोर्स, अर्थ का फोर्स अलग है, मून का फोर्स अलग है, मार्स का फोर्स अलग होगा। तो अलग अलग प्लैनेट पे, अलग अलग हेवनली बॉडीज पे जो फोर्स होगा वो चेंज कर जाएगा, इसीलिए इसका जो वेट होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या वेट क्या है, फोर्स। अर्थ खींच रहा है, ये अलग हो गया वेट। मून का अलग फोर्स होगा तो उस पर अलग वेट हो जाएगा।
तो वेट कुछ नहीं है, वेट हो गया आपका वह फोर्स जिससे कोई खींच रहा है। तो अर्थ पे वेट का मतलब क्या होगा, अर्थ कितना खींच रहा है। मून पे वेट का मतलब क्या हो जाएगा, मून कितना फोर्स अप्लाई करके आपको खींच रहा है। तो फोर्स कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, दैट मींस वेट कांस्टेंट नहीं होता है। तो अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग वेट आपको दिखेगा, बट मास जो है, मटेरियल जो है, कहीं पे भी चले जाइए सेम रहेगा। मून पे जाइए तब, अर्थ पे रहिए तब, मार्स पे जाइए तब, जुपिटर पे जाइए तब, जो मास होगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वेट का मतलब हो गया द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ पुल कर रहा है उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। अब वेट एक फोर्स हो गया तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। सो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या हो गया, न्यूटन, क्योंकि वेट क्या हो गया, एक फोर्स हो गया। अब अगला सवाल है, क्या अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को इक्वली खींचता है, इक्वली पुल करता है? नहीं, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा पुल करेगा। स्प्रिंग ले लीजिए, छोटा पत्थर लगाइए, बड़ा पत्थर लगाइए, उससे भी बड़ा पत्थर लगाइए, जिस पत्थर का वेट मतलब जो बड़ा पत्थर होगा उसको अर्थ जो है ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब अर्थ पुल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट फोर्सेस। तो अर्थ जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फोर्स के साथ खींचता है ना। हल्का होगा तो स्प्रिंग ऊपर रहेगा, भारी होगा तो स्प्रिंग ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो इसमें भारी कौन है, ये वाला ज्यादा भारी है, नीचे आया है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अर्थ पुल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट फोर्सेस। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा। अब मास को और वेट को कैसे मेजर करेंगे, तो मास का यूनिट केजी होता है, ध्यान रखिएगा, और जो वेट होता है उसका यूनिट न्यूटन होता है। तो हम लोग जनरली वेट बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, मास होता है। जो दुकान से जितना भी चीज हम लोग खरीद के लाते हैं वो वेट हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, मास होता है, याद रखिएगा। तो मास को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, देखिए यह जो आपका मेजरमेंट है स्प्रिंग वाला, इसे मेजर कीजिएगा तो मास मेजर नहीं होगा, वेट मेजर होगा। किराना दुकान में जो भी आप देखते हैं वेट मेजर करने वाला, ऐसे जो मेजर करने वाला रहता है ना, रस्सी लगा रहता है, रस्सी लगा रहता है, ये आपका क्या है, ये भी मास मेजर करेगा। मतलब बटखरा वाला जो पहले आता था वो मास मेजर करेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गया है वो भी आपका क्या मेजर करता है, मास मेजर करता है। लेकिन जो हम लोग वेट करते हैं ना, वेगिंग मशीन पे जो हम लोग वेट करते हैं वो वेट होता है, वो मास नहीं होता है। तो जो भी आप देखिएगा जहां पे हम लोग किसी से कंपेयर कर रहे हैं, जो बटखरा हम लोग नहीं बोलते हैं केजी, 1 केजी 2 केजी का रखता है, तो वहां पे हम लोग मास मेजर करते हैं। ठीक है, बाकी स्प्रिंग वाला केस में जहां जहां स्प्रिंग का यूज होगा वहां पे आप समझ जाइए, वहां पे वेट हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वेट अलग अलग, मास देखिए, मास 1 केजी फिक्स है, लेकिन अर्थ पे 1 केजी जो मास है उसका वेट कितना है, 10 न्यूटन। मून पे 1.6 न्यूटन, कम हो गया। और सबसे अधिक कहाँ है, जुपिटर पर। जुपिटर पर 1 केजी का अगर मास है तो वेट कितना हो जाएगा, 25 पॉइंट समथिंग। जुपिटर पे फोर्स बढ़ गया तो क्या हो गया, वेट बढ़ गया, लेकिन मास क्या है, सेम है। तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप याद रखिएगा। मास हो गया अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट, वेट का मतलब हो गया जिस फोर्स से अर्थ उसको पुल कर रहा है। मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, वेट को मेजर करेंगे मतलब वेट का जो यूनिट होगा न्यूटन होगा। वैल्यू जो होगा मास का कांस्टेंट होगा, कहीं पे भी जाइए, वेट जो होगा वो वैरी करेगा अलग अलग प्लैनेट पे, अलग अलग हेवनली बॉडीज पे। बीम बैलेंस से और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हम लोग मास को मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग बैलेंस हम लोग वेट को मेजर करते हैं। 5 केजी अगर शुगर है तो कहीं पे ले जाइए 5 केजी रहेगा, बट वेट जो है आपका वो क्या होगा, डिफर होगा। अर्थ पे कुछ और, मून पे कुछ और, जुपिटर पे कुछ और मार्स पे कुछ और। तो मास जो होगा कांस्टेंट होगा, वेट आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ये वैरी करेगा। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक बात करेंगे, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो यह जो चैप्टर था काफी लेंदी था और इसके नोट्स को बनाने में काफी समय लगा है, फिर बहुत सारे पॉइंट्स को हटाना भी था, क्योंकि वन आपको शॉर्ट में कंप्लीट भी करना था, तो काफी लेंदी चैप्टर था, काफी समय लगा है। और ठीक है, इसको बनाने में काफी मेहनत, काफी रिसर्च लगा है। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो देखिए सिंपल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाथरूम में जब जाइए या नहीं भी जाइए, बाल्टी तो होगा ही,
बाल्टी में पानी रख दीजिए और उसके ऊपर एक बोतल को रख दीजिए या मग को रख दीजिए। जैसे ही मग को पुश करेंगे या उस बोतल को पुश करेंगे तो ऐसा लगेगा नीचे से बोतल को धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है। आप नीचे ले जा रहे हैं और नीचे से कोई एक फोर्स है जो ऊपर की ओर धकेल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिंपल है, इसको हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रहा है, तो इसको भी अर्थ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? नीचे खींच रहा है। फिर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अर्थ इसको नीचे खींच रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो वेट इसको नीचे खींच रहा है। बट यह जो पानी है, बहुत खुरपात है, यह क्या कर रहा है? इसके ऊपर अपना एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे बायोन फोर्स। क्या बोलेंगे? बायोन फोर्स। तो बायोन फोर्स क्या होता है? तो किसी लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायोन फोर्स। क्या बोलेंगे? बायोन फोर्स। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है वाटर में या उसके अंदर डूब चुका है, तो उसके ऊपर वह जो लिक्विड होता है फोर्स अप्लाई करता है ऊपर के डायरेक्शन में, उस फोर्स को बोलते हैं बायोन फोर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफ थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? ऑफ थ्रस्ट या बायोन फोर्स। क्लियर है? जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसको अर्थ जो है नीचे खींचेगा, मतलब वेट क्या लगेगा? नीचे लगेगा। वेट नीचे लगा, बट यह जो वाटर है वह इसको ऊपर ढकेलेगा। वाटर एक फोर्स लगाएगा, मतलब लिक्विड एक फोर्स लगा रहा है, और इसी फोर्स को बोलेंगे बायोन फोर्स। तो लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर अप्लाई करता है तो उस फोर्स को बायोन फोर्स बोलते हैं। बायोन फोर्स हमेशा अपोजिट में लगेगा, किसके? वेट के। वेट नीचे, बायोन फोर्स ऊपर। क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगा, अब बायोन फोर्स उसको धक्का मार के ऊपर भेजेगा। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड इज कॉल्ड ऑफ थ्रस्ट या बायोन फोर्स। अब इससे आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट कब डूबेगा और कब नहीं डूबेगा। तो वेट नीचे खींच रहा है और बायोन फोर्स ऊपर ले जा रहा है। अगर बायोन फोर्स वेट से ज्यादा होगा, बायोन फोर्स वेट से ज्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा, तभी तो ये धकेल के ऊपर ले जाएगा। बायोन फोर्स बराबर हो या बायोन फोर्स ज्यादा हो, ये वाला याद रखिएगा। बायोन फोर्स जो वेट है ऑब्जेक्ट का उससे ज्यादा हो तब, या बराबर हो तब ऑब्जेक्ट आपका नहीं डूबेगा। तो पूरा फ्लोट कर रहा है, ऊपर से फ्लोट कर रहा है अगर, तो ऊपर से अगर फ्लोट कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब बायोन फोर्स ज्यादा है उसके वेट से। अगर बीच में डूब के तैर रहा है, डूबा हुआ है, तैर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो उस केस में बायोन फोर्स जो होगा बराबर होगा किसके? इसके वेट के। बट अगर डूब जाता है, इसका मतलब बायोन फोर्स कम हो गया, किससे? इसके वेट से। तो बायोन फोर्स अगर कम हो गया इसके वेट से, तो बॉडी जो है सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। बायोन फोर्स अगर इसके वेट के बराबर आ गया तो डूब के तैरेगा। बायोन फोर्स अगर इसके वेट से ज्यादा आ गया तो ये पूरा ऊपर सरफेस पे तैरेगा। ये दोनों केस में तैरेगा, बायोन फोर्स वेट के बराबर हो जाए तब, या उससे ज्यादा हो जाए तब। बायोन फोर्स अगर वेट से कम हो जाएगा तो सिंक कर जाएगा, याद रखिएगा सिंपली। अब बायोन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये इंपोर्टेंट है। बायोन फोर्स जो है ऑब्जेक्ट का जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है उस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? इसी चीज को जो बायोन फोर्स हम लोग पढ़े हैं उसी को दूसरे तरीका से आर्किमिडीज ने कहा था, ठीक है, जिसको हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में रखते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर फुल है तो पानी गिर जाएगा, मतलब कुछ पानी को डिस्प्लेस करेगा। मान लीजिए इसको इसमें रखे, ई लेवल था आपका 5 सेंटीमीटर, तो अब ये आपका पुराना लेवल कितना था? 5 सेंटीमीटर। इसको रखे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, बढ़ेगा। या फुल रखेंगे, पत्थर को डालेगा तो पानी क्या होगा? गिर जाएगा। तो इन्होंने कहा when an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upward force which is equal to weight of liquid displaced. इन्होंने कहा अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली, मतलब पार्शियली मतलब कुछ डूबा है कुछ तैर रहा है, फुल्ली मतलब पूरा डूब चुका है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में पार्शियली या
फुल्ली अगर डूब जाता है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, अगर उसका वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम हो गया तो ऑब्जेक्ट जो होगा आपका सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। बट लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है वो ऑब्जेक्ट के वेट से बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो होगा फ्लोट करेगा। तो इसको डालेंगे तो पानी क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये पानी देखना कितना डिस्प्लेस हुआ, उसका वेट कितना है। तो क्लियरली याद रखिएगा, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट जो है, अगर ऑब्जेक्ट के वेट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट के बराबर हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो फ्लोट करेगा। बट डूब गया, इसका मतलब जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट जो है ऑब्जेक्ट के वेट से कम है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब कुछ स्पेशल केस आप देखे होंगे, कुछ पत्थर भी होता है, ज्यादातर पत्थर तो डूब जाता है पानी में, लेकिन कुछ स्पेशल पत्थर आप देखे होंगे जो डूबता नहीं है और बताया जाता है ये जादू है। जादू नहीं है, साइंस है। ये सब पत्थर को आप देखिएगा, ये सब पत्थर जो होता है वोल्केनो के कारण बनता है। वोल्केनो में अर्थ से ना बहुत सारा सब्सटेंस ऊपर आता है और जल्दी से कर क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, कूल हो जाता है। कूल होने के चक्कर में जल्दी कूल होता है, जिसके वजह से उसके अंदर एयर चला जाता है और वो पोरस हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो उसका डेंसिटी जो होता है वाटर के डेंसिटी से कम हो जाता है और उस कारण वो डूबता नहीं है। अगर उसमें पोर नहीं रहता, एयर बबल्स नहीं रहता तो वो आराम से डूब जाता है। तो याद रखिएगा, सम रॉक्स लाइक पुमिक कैन फ्लोट ऑन वाटर, ये वाटर पे फ्लोट करते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वोल्केनो इरप्शन में होता है। लावा में गैस और जो स्टीम होता है वो उसमें चले जाते हैं, जैसे ही कूल होता है तो उसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं, जिसके कारण यह पोरस हो जाता है और लाइट हो जाता है और इसके कारण इसका डेंसिटी कम हो जाता है वाटर के। और वाटर से अगर डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, वो आपका कभी नहीं डूबेगा। तो याद रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर वाटर के डेंसिटी से कम है, वाटर के डेंसिटी से क्या है, कम है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं डूबता है। अगर डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का वाटर के डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाता है। ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन पहले वाला एनसीईआरटी में दिया था, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर कर चुके हैं। आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गुड नाइट।